अरे मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ क्या यार। सो आई वाज सेइंग हाय गाइस, हाय अभय, हाय प्रभात, हाय संदीप। अब आई आवाज बच्चों? अभी तक हमने क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया है इलेक्ट्रिक फील्ड, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, आर्क की वजह से पढ़ लिया, रिंग की वजह से पढ़ लिया और लाइन चार्ज की वजह से पढ़ लिया। ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज के क्यूब बाय आर स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज आर 2k लैम्डा आर साइन अल्फा बाय 2, इट इज नथिंग बट 2k लैम्डा आर साइन अल्फा बाय 2। क्लियर ना गाइस? और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग पर लिया 2k एक्स क्यू एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब भी नहीं आई अभय? अब तो आ रही होगी, रिफ्रेश करो अपना ब्राउजर, रिफ्रेश करो अभय। अब आवाज आ रही है, सबको आ रही है। अच्छा, इसे तो आवाज ही नहीं आ रही है, सुनेगा क्या? तो मैं भी यहाँ से आवाज करता हूँ। क्लियर ना गाइस? ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइटली चार्ज रॉड एट पॉइंट पी। एट पॉइंट पी। तो यहाँ पे देखो हमने लगाया ई परपेंडिकुलर का फॉर्मूला 2k d बाय साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, और यहाँ पे क्या हो गया 2k लैम्डा कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। 2k लैम्डा √3 2 माइनस हाफ √3 2 प्लस हाफ। क्लियर ना गाइस? कोई डाउट, कोई दिक्कत इसमें गाइस? चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये एंगल हो गया 45 और ये वाला एंगल कितना हो गया 90। आइए देखते हैं। तो ये एंगल ना 45 है। इस वायर को 1 मान लो। तो 1 वायर के लिए तुम देखो ना, अगर तो 1 वायर को मैं येलो से बनाता हूं। 1 वायर के लिए थीटा 1 है 90 और थीटा 2 है 45, और उसके लिए ई परपेंडिकुलर हो गया के लेमडा बाई ए। डी तो ए ही है, हाँ। साइन 90 यानी कि 1 प्लस 1/√2। ये समझ में आया? और ई पैरेलल हो गया जो कि नीचे। अच्छा, इसका ई परपेंडिकुलर किधर होगा? इधर। हाँ सर। और इसका ई पैरेलल किधर होगा? नीचे। ये समझ आ रहा है? हाँ। इसका ई पैरेलल होगा के लेमडा बाई ए कॉस थीटा 2 यानी कि कॉस 45 माइनस कॉस 90 यानी कि 1/√2 माइनस 0। कॉस थीटा 2 कॉस 45 माइनस 0, बिल्कुल सही। तो के लेमडा बाई √2 है, ठीक है। सेकंड वाले वायर को मैं एक काम करता हूं, व्हाइट से बनाता हूं। सेकंड वाले वायर के लिए अगर आप सोचो तो आपको समझ में आएगा। ऐसा समझो आप, सेकंड वाले वायर के लिए थीटा 1 कितना हो गया 90, इधर ये देखो ट्रर, हाँ। और थीटा 2 कितना हो गया फिर से 45, क्योंकि अपोजिट साइड में है। कंफ्यूज मत हो ना, ऐसे ही ऐसी सिचुएशन हो गई थी। ये 45, ये 90। तो थीटा 1 90, थीटा 2 दोनों अपोजिट है तो 45। डी की वैल्यू फिर से ए। अगर आप ई परपेंडिकुलर ई पैरेलल सोचो तो इसमें ई परपेंडिकुलर आएगा ऊपर और ई पैरेलल आएगा नीचे। अरे हाँ सर, पीछे। बिल्कुल सही। इसके लिए अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो समझ में आएगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना। ई परपेंडिकुलर फिर से वो ही के लेमडा बाई ए 1 प्लस 1/√2। इन द सेम वे ई पैरेलल आएगा फिर से वो ही के लेमडा बाई ए 1/√2।
अरे हाँ सर, अगर तुम इनको ध्यान से देखो तो एक्स एक्सिस पे येलो का पैरेलल परपेंडिकुलर है और पीछे की तरफ व्हाइट का ई पैरेलल है, और वर्टिकल में व्हाइट का ई परपेंडिकुलर है और नीचे की तरफ येलो का ई पैरेलल है। अरे हाँ सर, तो देखो ई एक्सिस पे क्या बच गया, ई परपेंडिकुलर माइनस ई पैरेलल, और वाई पे भी क्या बच गया, ई परपेंडिकुलर माइनस ई पैरेलल। अब ई परपेंडिकुलर माइनस ई पैरेलल है क्या, पहले वो देखो, के लेमडा बाई ए 1+1/√2 और इधर के लेमडा बाई ए 1/√2, तो ये बच्चा के लेमडा बाई ए। ओहो, तो ये बच्चा के लेमडा बाई ए और ये भी बच्चा के लेमडा बाई ए, तो रिजल्टेंट आया √2 के लेमडा बाई ए। अरे हाँ सर, ये सवाल बेसिक कैलकुलेशन और फॉर्मूले की तो गाइज हमने यहाँ पे क्या देखा, देखिए ये हो गई ई परपेंडिकुलर 1, इसकी डायरेक्शन हो गई ये, और ई पैरेलल 1 इसकी डायरेक्शन हो गई ये, है ना। अब दूसरी आती है ई परपेंडिकुलर 2, उसकी डायरेक्शन हो गई ये, और ई पैरेलल टू उसकी डायरेक्शन हो गई ये। क्लियर ना गाइस, तो ये हो गई नेट, इन दोनों की नेट के लैम्डा बाई ए यहाँ से और के लैम्डा बाई ए यहाँ से। क्लियर ना गाइस, कोई डाउट? हाँ बच्चों, अमित पटेल को क्लियर है, सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा। अमित पटेल क्लियर है, नो बोल रहे हो मतलब कोई डाउट नहीं है, ठीक है ठीक है। एक चार्ज क्यू है, फॉर्मूले में क्या फॉर्मूला में, फॉर्मूला तो यही है ना सीधा, sin θ1 प्लस sin θ2 cos θ2 माइनस cos θ1। क्लियर ना गाइस, चलो फॉर्मूला कैसे आया, फॉर्मूला पिछली क्लास में ड्राइव करा था ना बच्चे, ये वाला फॉर्मूला ड्राइव करा था पिछली क्लास में हमने, एलिमेंट लेके, अगर याद हो तो। अमित पटेल एंड प्रियांशु, क्लियर हुआ गैस? ये फॉर्मूला ड्राइव नहीं करा था पिछली क्लास में, सेशन में, एक एलिमेंट लिया था फिर इंटीग्रेट किया था। चलो अब अगला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार कि जब r1 दूरी थी तो इसे छोड़ा था, तो जब ये r2 दूरी पे पहुंच जाएगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, आइए देख। वायर। हो अलग अलग सवाल, पहले तो क्या पिछला वाला सवाल समझ आ गया, अगर ऐसे मिक्स वाले सवाल भी आ जाए तो भी हम कर सकते हैं। कुछ अलग टाइप की बात करते हैं। अ चार्ज क्यू ऑफ मास m इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस r1 फ्रॉम एन इनिशियल इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज। याद करो, एक काइनेटिक्स का सवाल कराया था, वैसा ही सवाल है। सवाल बताता हूं क्या है। r1 दूरी पर एक चार्ज q है मास m का, इसको रिलीज कर दिया। मैं आपसे पूछूं इस जगह पे इस पे फोर्स कितना है, तो फोर्स होता क्या है, q इंटू ई। क्या आपको इन्फिनिट वायर की वजह से सोचो तो क्या फॉर्मूला होता है 2k लेमडा, कोई भी जनरल दूरी x, तो 2k लेमडा x इंटू क्यू, ये फोर्स हो गया। आपसे बोला गया कि अगर इसको r1 दूरी से छोड़ा तो बताओ जब ये r2 दूरी पर पहुंच जाएगा तो इसकी क्या रफ्तार होगी। सवाल ये है, सवाल ये है बेसिकली, फोर्स लिखो x की टर्म्स में, एक्सेलरेशन आ जाएगा x की टर्म्स में, a को लिखो v dv बाई dx। ये सवाल है काइनेमेटिक्स मिलाकर, क्या मिलाकर, काइनेमेटिक्स मिलाकर। मिलाओ, बढ़िया बढ़िया सवाल करा रहे हो, अब काइनेमेटिक्स मिलाओ, काइनेमेटिक्स आगे घुस गई इसमें।
अरे हाँ, ट्राई कर लो फटाफट, ऐसा मैंने पहले भी कराया है, कर सकते हो तुम लोग। वो हुनर वो का, अरे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पता है तो फोर्स पता है, फोर्स पता है तो एक्सेलरेशन पता है, एक्सेलरेशन पता है तो वी डीवी बाई डी एक्स लिख लो, इंटीग्रेट करो, आएगा आंसर। कहां जाएगा, करो, तुम खुद कर सकते हो। वो हुनर वो काबिलियत तुम में है, बताओ। अगर R1 से छोड़ दिया चार्ज क्यू मास m को, तो R2 पर पहुंचने पर उसकी क्या रफ्तार हो जाएगी, R2 पर पहुंचने पर उसकी क्या रफ्तार हो जाएगी, तुम लोग बताओगे। बोलो मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, मेरे रेनबो, बोलो। अरे हाँ हाँ, बोल दो। अच्छा सर, ऐसी बात है सर, हाँ भाई ऐसी बात है बिल्कुल। चलो, क्यों ना अपन किसी भी जनरल एक्स दूरी पर देखें। किसी भी जनरल एक्स दूरी पर जो फोर्स लग रहा है वो कितना है, 2k क्यू बाई एक्स। तो क्या एक्सेलरेशन है, 2k क्यू बाई एम एक्स। तो ए क्या है, वी डी वी बराबर 2k क्यू बाई एम इंटू डी एक्स बाई एक्स। एक्स की लिमिट R1 से लेकर R2 तक, V की लिमिट 0 से V तक, V स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 2k क्यू बाई एम। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स, सर ln x। लिमिट लगी R2 से R1, ln R2 माइनस ln R1, ln R2 बाई R1। बिल्कुल सही सर। बस अब क्या था, V की वैल्यू क्या है, 4k क्यू लेमडा बाई एम ln R2 बाई R1 रूट। लो भाई, टफ सवाल। गाइस हमने यहाँ पे क्या देखा, फोर्स इक्वल टू क्यू ई और ई की वैल्यू क्या डाल दी, 2k लैम्डा बाय एक्स। नाउ फोर्स को कैसे लिखेंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, क्यू बाय एम 2k लैम्डा बाय एक्स, और एक्सेलरेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, वी डी वी बाय डी एक्स। तो डी एक्स गया इधर, ठीक है, इंटीग्रेटेड फ्रॉम R1 टू R2, ये आ गया। ठीक है, कोई डाउट इसमें? एक और, हाँ अबे अबे आपने पिछली क्लास में बताना चाहिए था ना, क्योंकि उस क्लास की पीपीटी अब इस क्लास में मेरे पास अवेलेबल नहीं होंगी। आप एक बार वीडियो को दोबारा देखना, ठीक है अबे विश्वकर्मा, अगर नहीं क्लियर आए तो बताना। उस वीडियो में जो पीपीटी वगैरह दी होंगी नोट्स में, उसको गो थ्रू करना, ठीक है, क्योंकि जो पीपीटी इस क्लास की है वो अगली क्लास में मेरे पास नहीं होंगी। ठीक है, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रूफ था, आई एग्री कि समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, ये प्रॉब्लम में किसी बच्चे को डाउट? यस महेंद्रा, संदीप, सदुचारा, क्लियर गाइस? किसी को इसमें डाउट बच्चे? चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन पढ़ो गाइस। एज्यूम द टोटल चार्ज टू बी क्यू। ठीक है, तो मैंने क्या करा, एक dx का एलिमेंट लिया। कैसा एलिमेंट लिया, dx का, एट ए डिस्टेंस x। क्लियर ना गाइस? तो dx की वजह से क्या हो गई, k डी क्यू बाय एक्स स्क्वायर, है ना। k की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन। और डी क्यू को कैसे लिख सकते हैं गाइस, डी क्यू को लिख सकते हैं लैम्डा इंटू डी एक्स। क्लियर ना गाइस? और लैम्डा को कैसे लिख सकते हैं, क्यू बाय एल। ठीक है, तो हो जाएगा क्यू बाय एल इंटू डी एक्स। ठीक है, अब कर दो इंटीग्रेट। एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, तो एक्स यहाँ होगा या एक्स यहाँ होगा, या तो इसकी वैल्यू होगी आर प्लस एल, या ये वैल्यू होगी आर। क्लियर ना गाइस?
बस इंटीग्रेट कर दो तो क्या आ जाएगा, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन एल 1/r माइनस आर प्लस एल। क्लियर ना गाइस? कोई डाउट हो तो इसमें बताओ। हाँ, ये गाइस अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अच्छा एक बात बताओ, मैं पृथ्वी पे जैसे आप खेलते हैं मदर अर्थ के ऊपर, मैं कोई पत्थर फेंकता हूँ तो वो नीचे गिरना ही गिरना है, ग्रेविटी उस पे लगनी लगनी है, नो एक्सेप्शन, वो नीचे गिरेगा ही गिरेगा। ऐसा तो होता नहीं है कि पृथ्वी में से कोई हाथ निकल के आता है और उसे खींच लेता है। एक अदृश्य फोर्स होती है, क्या होती है, इनविजिबल, है ना, एक इनविजिबल फोर्स होती है जो उसे खींच के नीचे ले जाती है। उस इनविजिबल फोर्स को हम ग्रेविटी कहते हैं। अब मैं कहता हूँ ग्रेविटी पेपर पे बता दो तो आप पेपर पे ग्रेविटेशन फील्ड लाइंस बनाते हो। वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, इमेजिनरी लाइंस होती हैं। कैसी लाइंस होती है, इमेजिनरी लाइन, टेंजेंट टू विच, जिस पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, गिव द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। ये क्या होती है, इमेजिनरी लाइंस होती हैं। कैसी लाइंस होती हैं बच्चों, इमेजिनरी। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसे ढंग से समझना है, थ्योरेटिकल टॉपिक है पर आसान भी है। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी, ये पॉजिटिव से शुरू होती हैं, पॉजिटिव से दूर भगेंगी और नेगेटिव के पास आएंगी, नेगेटिव के पास आएंगी। मतलब आप एक पॉजिटिव चार्ज छोड़ दो, अगर आप एक पॉजिटिव चार्ज छोड़ दो तो इट विल रन अवे, है ना, और नेगेटिव पे इट विल रन टूवर्ड्स, इट विल रन टूवर्ड। क्लियर ना गाइस? एक हो गया रन अवे, एक हो गया रन टूवर्ड। टेंजेंट क्या देता है उस पॉइंट पे, टेंजेंट टू दैट पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ net electric field. What does it gives, it gives the direction of net electric field. Clear ना guys? पॉइंट नंबर 1 ये हो गया, पॉइंट नंबर 2 ये हो गया। मतलब इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, 1 और 2 में। हाँ बच्चों, कोई डाउट 1 और 2 में? संदीप को 2 नहीं आ रहा। अरे देखो ना, जैसे कि सपोज करो मैं यहाँ, दिल्ली है, दिल्ली में सपोज करो मैं रहता हूँ, मैं मुंबई जा रहा हूँ, है ना, तो मैं ऐसे ऐसे घूमता फिरता जा रहा हूँ, तो मेरे पाथ पे आप टेंजेंट ड्रॉ करो। मेरे पाथ पे आप क्या ड्रॉ करोगे, टेंजेंट। यहाँ पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ करा, तो टेंजेंट की डायरेक्शन क्या बताएगी, मेरी गाड़ी की डायरेक्शन क्या है, मैं कहाँ जा रहा हूँ प्रियांशु, और मैं जा रहा हूँ दिल्ली से मुंबई। तो टेंजेंट जब हम ड्रॉ करेंगे तो उस टेंजेंट को क्या बोलेंगे, डायरेक्शन ऑफ माई कार, मेरी गाड़ी की डायरेक्शन क्या है। समझ गए कैसे ड्रॉ करते हैं? बस पॉइंट लो, एक ऐसी लाइन ड्रॉ करो जो उस कर्व को केवल उसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। अब है ऐसी लाइन लो जो उसको उसी एक पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट करे बच्चे। ठीक है, क्लियर हुआ संदीप? चलो पॉइंट नंबर 3। नहीं, कितनी भी नहीं, एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट बनता है। एक कर्व की प्रॉपर्टी होती है जो उसको एक पॉइंट पे टच करे, कट नहीं, ऐसे नहीं कट करे, टच करे। इनफाइनाइट नहीं कर सकते, एक ही होगा। अगर आप जरा सा भी इसे टिल्ट करोगे ना, वो 2 पॉइंट पे कट कर देगा। ठीक है, चीजों को समझने की कोशिश करो। अब है ओके, आप यहाँ पे बहुत सीरियस तैयारी कर रहे हो ना, तो आप अपना टाइम खराब कर रहे हो ना किसी और का। यू आर हेयर फॉर अ सीरियस कॉज। ओके, बच्चे से समझने की कोशिश करो, यहाँ पे 2 पॉइंट पे टच करता है, अगर आप कहीं और करोगे तो। चलो, टेंजेंट क्या देता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या देता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ठीक है, ये होगा पॉइंट नंबर 3। और दो फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी या फिर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। क्या नहीं करेंगी, इंटरसेक्ट, क्योंकि अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो वहां पे दो टेंजेंट हो जाएंगे। मतलब इस कर्व का ये टेंजेंट और इस कर्व का ये टेंजेंट, तो जब दो जगह कट कर रही हैं, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर,
विच इज इम्पॉसिबल। तो एक जगह पे दो लाइन कट नहीं कर सकती, समझ गए? ठीक है, देखो जहां पे क्या कहते हैं पास पास होंगी, जहां पे ये पास पास होंगे वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ज्यादा एज कंपेयर टू जहां पे दूर दूर होंगे। मतलब पास है, जहां पे डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा है ना, वहां पे ये होंगी पास पास, ठीक है। और जहां पे ये दूर दूर होंगी वहां पे होगी कम। मतलब जहां पे लाइन पास हो गई वहां पे हो गई इंटेंसिटी ज्यादा, और जहां पे दूर है वहां पे होगी इंटेंसिटी कम। मतलब समझ रहे हो ना, चार्ज के आप एकदम पास जाओ तो बहुत तगड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, लेकिन जैसे ही आप दूर जाते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाती है, ठीक है। दूसरी बात ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी है ना क्लोज लूप नहीं बनाती, कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती। क्लियर गाइस? क्योंकि अगर ये क्लोज लूप बनाएंगी तो उस केस में क्या होगा, क्लोज लूप के केस में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का एक कंजर्वेटिव नहीं रहेगी, नॉन कंजर्वेटिव हो जाएगी, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, कंजर्वेटिव। क्लियर गाइस? अबे आप कुछ पूछ रहे हैं अबे विश्वकर्मा? नेवर फ्रॉम क्लोज लूप। क्लियर? बताओ क्या पूछ रहे हो, टाइप करो। चलो आगे चलते हैं। देखो जहां पे जैसे एक चार्ज है तो एक चार्ज के चारों तरफ कितनी फील्ड लाइन हो गई, 8। तो अगर 2 कूलम का चार्ज होगा तो कितनी होंगी, 16। कितनी हो जाएंगी, 16। अगर 3 कूलम होगा तो कितनी हो जाएंगी, 24। समझ रहे हो? तो जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी। समझ रहे हो? जैसे चार्ज उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। समझेगा? इस बाकी सबको समझ में आ रहा है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, स्ट्रेट पैरेलल एंड यूनिफॉर्म स्ट्रेट। क्या होती है, स्ट्रेट पैरेलल एंड यूनिफॉर्मली स्पेस्ड, ठीक है। अब बताओ Q1 और Q2 क्या है, किसका मैग्नीट्यूड बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है। ये Q1 पॉजिटिव है नेगेटिव है, Q2 पॉजिटिव है नेगेटिव है। बताओ बच्चों, पहले तो साइन बताओ, Q1 क्या है, टाइप करो चैट में, Q1 क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है? Q1 से फील्ड लाइन जा रही है, इस पे फील्ड लाइन आ रही है। बताओ गाइस। Q1 पॉजिटिव है, ठीक है। Q2, Q2 क्या है बच्चों, Q2 नेगेटिव है। अब इनमें से बड़ा कौन सा है, Q1 बड़ा है या Q2 बड़ा है, मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा है? Q1 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है Q2 का। हाँ, क्योंकि Q1 से ज्यादा, Q1 है आंसर, क्योंकि Q1 से ज्यादा फील्ड लाइंस आ रही हैं, क्योंकि Q1 से ज्यादा फील्ड लाइंस आ रही हैं। क्लियर है ना गाइस? ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक करते हैं, इलेक्ट्रिकल डाइपोल। देखो दुनिया में जो भी कुछ एग्जिस्ट करता है, मैं आप हवा पानी कुछ भी एग्जिस्ट करता है, हर कोई डाइपोल होता है। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज अ डाइपोल। डाइपोल मतलब दो पोल, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। एक हो गई Na+, एक हो गई Cl-, एक हो गई OH-, एक हो गया H+, ठीक है। डाइपोल नमक, ठीक है, उसमें हम डिफाइन करते हैं डाइपोल। होगा, प्लस से लाइंस निकलेंगी माइनस में घुसेंगी, ये डायग्राम आप पहले से जानते हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डायग्राम ऑफ डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डायग्राम हो ऑफ डाइपोल। पॉजिटिव से निकलेंगी नेगेटिव में घुसेंगी, जितनी पॉजिटिव से निकलेंगी उतनी नेगेटिव में आती हुई नजर आएंगी। क्यों? क्योंकि भैया मैग्नीट्यूड सेम है, पॉजिटिव से लाइंस निकलती हैं, नेगेटिव से लाइंस घुसती हैं। अरे ये वाला डायग्राम तो हम एक बार पहले भी बना चुके हैं, पर उस समय हमने डाइपोल की बात नहीं करी थी। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे सोच लो। हाँ, डाइपोल क्या होता है समझ में आता है, क्यों पढ़ते हैं थोड़ा समझ में आता है। उसका अगर कोई इलेक्ट्रिक, अब डाइपोल पे रिसर्च करी जाएगी, डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, डाइपोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, डाइपोल की वजह से पोटेंशियल क्या होता है। हाँ सर, यही सारी बातें अपन पढ़ने वाले हैं। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर। ठीक सर, ये बात समझ में आ गई। ओ हो, अब ये क्या दिख रहा है, ध्यान से समझे, मैं आपको समझाता हूं ये क्या है। एक्चुअली क्या है कि डाइपोल ऐसे -Q और +Q,
ऐसे हम बनाते हैं। इसकी ताकत, ये डाइपोल की क्या ताकत है भाई, प्लस क्यू माइनस क्यू ताकत है, और साइन दिखाते हैं, समझ आता है। अच्छा, अब क्या करें, अब क्या करें? एक्चुअली डाइपोल की एक चीज सिखाई जाती है जिसे बोलते हैं डाइपोल मूवमेंट। हो याद रखना है, क्या कहते हैं उसकी ताकत। डाइपोल कितना शक्तिशाली है, उसकी ताकत जताई जाती है डाइपोल। भाई माइनस क्यू प्लस क्यू तो इंडिविजुअल चार्जेस की प्रॉपर्टी है, हमने इसको एक सिस्टम माना तो इसकी कोई तो प्रॉपर्टी डिफाइन करनी चाहिए, वो डिफाइन करेगी डाइपोल मूवमेंट, और उसे डिनोट करते हैं पी वेक्टर से। वेक्टर बोल रहे हैं मतलब भैया वेक्टर है, डायरेक्शन अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वेक्टर है। अच्छा, पहली बात, अगर वेक्टर है तो डायरेक्शन कहां से कहां होगी? डायरेक्शन होगी, ध्यान से सुने, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ओ मतलब जो डाइपोल की डायरेक्शन होती है वो भैया माइनस चार्ज से प्लस चार्ज होती है। हो सकता है केमिस्ट्री में आपने उल्टा पढ़ा हो, फिजिक्स में ऐसे ही पढ़ा जाता है, फिजिक्स में सीधा पढ़ाया जाता है। अच्छा सर, आपको क्या पता केमिस्ट्री में उल्टा पढ़ाते हैं? मैं तो फिजिक्स की बात करूंगा भैया, मेरे लिए फिजिक्स ही सही है। अरे हाँ ना बोल भाई। हाँ सर, तो डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। अच्छा, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, पी का मैग्नीट्यूड सिंपली होता है क्यू इंटू डी। ओ हो, क्यू किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, डी उनके बीच की दूरी। ओ हो, तो डाइपोल मूवमेंट को पूरा लिखा जाता है क्यू डी वेक्टर, ऐसे लिख सकते हो, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ओ हो, सो डाइपोल मूवमेंट, ताकत किसी भी डाइपोल की रिप्रेजेंट किससे होगी? क्यू से डी से। वो क्या दोनों बातों पर डिपेंड करेगी कि क्यू कितना है और वो कितना दूर पे रखे। अरे हाँ सर, तभी तो उनका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ता जाएगा अगर डी बढ़ा दोगे तो। खैर उस बात पे तुम्हें नहीं जाना, तुम तो इतना समझो कि इसकी ताकत बताने का तरीका है डाइपोल मूवमेंट। वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसकी डायरेक्शन माइनस से प्लस होती है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं क्यू इंटू डी से। ओ माई गॉड, अब समझ में आया एरो क्यों है? दिस एरो इज शोइंग डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट फ्रॉम माइनस टू प्लस, फ्रॉम माइनस टू प्लस। ओके सर, तो इलेक्ट्रिकल डाइपोल कॉम्बिनेशन ऑफ टू चार्जेस ऑफ अपोजिट नेचर, डाइपोल मूवमेंट हमने डिफाइन करी है नेगेटिव टू पॉजिटिव इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस एट अ डिस्टेंस बिटवीन देम। डायरेक्शन ऑफ डाइपोल इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। क्लियर ना गाइस? लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। हमें इसका डाइपोल मूवमेंट बनाना है। यहाँ प्लस क्यू है और यहाँ पे क्या है, माइनस क्यू। यहाँ पे माइनस क्यू है और यहाँ पे प्लस क्यू है। ये दोनों माइनस क्यू मिला के 2k हो गए। आइए तुमका नेट डाइपोल मूवमेंट बताना है। ये कोई मॉलिक्यूल है, मान लो 90 डिग्री पर है, जैसे H2O को देखो तो ऐसे कुछ एंगल पे होते हैं ना, शायद 104 डिग्री ऐसे कुछ होता है। अरे हाँ सर, बात तो आपकी सही है सर। ऐसे मान लो अपन ने कोई मॉलिक्यूल बना, उसमें सेंटर वाले पे -2q चार्ज है और इन पे प्लस q चार्ज है। अब ध्यान दो, मैंने H2O में भी क्या करा था कि -2q को, नेट तो टोटल चार्ज 0 है, -2q के दो टुकड़े कर लिए, -q और -q, एक -q इसके साथ, एक -q उसके साथ। अब आपसे पूछा गया इसका नेट डाइपोल मूवमेंट बताओ। भाई ये वाला सवाल तो बहुत आसान हो ना। मान लीजिए मैं आपको ऐसे सवाल दे दूं कि -2 कूलम या +2 कूलम, इनके बीच की दूरी 10 एंगस्ट्रॉम। अच्छा जनरली देखो, पता है ये जो दूरियां होती है ना इनके बीच की, ये डी जनरली जनरली डी इज स्मॉल। बोलो क्यों? बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स इंटर एटॉमिक या बॉन्ड लेंथ टाइप, रिप्रेजेंट्स बॉन्ड लेंथ।
अब तुम्हें बताओ तो बॉन्ड लेंथ जो होती है क्या बहुत छोटी होती है? और हाँ सर, पहले मुझे बताओ कि मैं -2 कूलम +2 कूलम या -2e, ऐसे में तो -2 कूलम की जगह मैं तो बोलूं भैया -2e, ये +2e चार्ज। बोलो क्लियर? बताओ इसका डाइपोल मूवमेंट क्या होगा? क्या तुम निकाल सकते हो? ये सवाल मास्टर नहीं करा रहा है, पर क्या तुमसे कराया जाए तुम कर सकते हो? हाँ सर कर सकते हैं। मैं थोड़ा अच्छे स्तर का करा रहा हूं। अच्छे स्तर का क्या करा रहा हूं कि भैया मैंने ऐसे कोई सिस्टम ले लिया, यहां प्लस चार्ज यहां प्लस चार्ज, मेरे पास -2q चार्ज, उस सिस्टम का नेट डाइपोल मूवमेंट पूछा, दूरी dd है। बोलो, तो हमने इसको ध्यान से देखो तो दो डाइपोल में तोड़ दिया, एक ये, इसको देखो तो इसका डाइपोल इधर p वेक्टर, और ये हुआ q इंटू डी, और इसका इधर हुआ ऊपर, वो भी कितना हुआ q इंटू डी। ध्यान से देखो तो क्या डाइपोल वेक्टर क्वांटिटी है, तो क्या p नेट, क्या p1 वेक्टर प्लस p2 वेक्टर होगा? हाँ सर बिल्कुल होगा। तो p2 वेक्टर इधर, p1 वेक्टर इधर, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, यानी कि इधर qd इधर भी qd। ओहो, एंगल 90 डिग्री, ओ माय गॉड, एंगल 90 डिग्री, तो √2 qd आंसर। और हाँ सर, तो पी नेट क्या होती है बच्चों? P1 + P2 का वेक्टर सम। तो P1 = P2 = Q इंटू डी। तो क्यू डी यहाँ पे और क्यू डी यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा √2 क्यू डी। क्लियर ना गाइस? ये हो गया पी नेट, ये क्या हो गया पी नेट। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन डाइपोल यूनिट। गाइस ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो r दूरी पर ये डाइपोल ले लिया अपन ने, ऐसा मान लो कि डाइपोल के बीच की दूरी 2l है, थोड़ा आसानी से समझने के लिए। तो पूरा डाइपोल है यहां से लेकर यहां तक। ओके, मैं थोड़ा अपना डायग्राम बनाता हूं, अच्छा लगेगा आपको, आसानी समझ में आएगा। ये -q, ये +q, इनके बीच की दूरी 2l, जिसे आप d भी बोल सकते हो। एक्सेस पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली तो यहां से r दूरी पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी। सवाल ये, अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकालनी आती है हमें, ध्यान से देखो तो डर क्यों रहे हो डाइपोल को लेकर? क्या डाइपोल के एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली जा सकती है? क्या मुझे किसी भी पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड पता होती है कितनी? KQ/r²। अरे हाँ सर, तो वही तो सवाल करना है। देखो तो मेरा एक ध्यान से देखो, क्या P की वैल्यू है Q इंटू 2l? बिल्कुल सही बात, ये बात बिल्कुल सही है, अच्छी बात। और डाइपोल की डायरेक्शन, P की डायरेक्शन इधर है, ये भी हमें समझ में आता है, माइनस से प्लस। अच्छा, R दूरी पर, कहां पर? R दूरी पर, ओ माय गॉड, R दूरी पर अपने को डाइपोल निकालना है, डाइपोल मोमेंट निकालना है। R R R -q + Q2l, ये वो। अब क्या करें, करते चलो। देखो रे भाई, कुछ नहीं, अगर तुम बहुत अच्छे से देखो तो तुम्हें एक बात समझ में आएगी कि इस वाले +q से यहां की दूरी r - l है, और इस वाले -q से दूरी r + l है। क्या ध्यान से देखो तो इस वाली जगह पर +q की इलेक्ट्रिक फील्ड डोमिनेट करेगी कि -q की? सर +q की, क्यों? क्योंकि भैया +q पास है। अच्छा, +q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या राइट होगी? हाँ। क्या -q की वजह से लेफ्ट होगी? अरे हाँ। तो भैया देखो, ई नेट लिखता हूं, क्या देखो ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +q और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -q। ध्यान से देखो तो ई नेट क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +q माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू q। अच्छा, डायरेक्शन इधर ही आएगी। अरे हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +q कितनी हुई? देखो भाई, KQ/r - l का होल स्क्वायर। अच्छा, -q की वजह से KQ/ माइनस हो गया ना अपने आप, तो डायरेक्शन तो आ ही गई, KQ/r + l का होल स्क्वायर। ओहो, तो KQ तो कॉमन आ गया, नीचे कॉमन आया, r² - l² का होल स्क्वायर। अरे हाँ सर, अच्छा, तो इधर क्या बचा? r + l का होल स्क्वायर माइनस r - l का होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया, r + l का होल स्क्वायर माइनस r - l का होल स्क्वायर। ओ हो के क्यू, r + l का होल स्क्वायर, r² + l² 4rl, सॉरी 2rl, माइनस r² - l² प्लस 2rl, तो बचा 4rl/r² - l² का होल स्क्वायर।
अच्छा, अब एक बात देखो, हमारा जो डी है वो असलियत में है तो 2l। अरे हाँ, क्या डी बहुत छोटा है आर से, मतलब क्या एल भी बहुत छोटा है आर से? हाँ, ये assumption तो हम पहले ले चुके थे कि एल बहुत छोटा है आर से। अरे हाँ, अगर बहुत छोटा है तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली आर स्क्वायर, क्योंकि एल स्क्वायर तो उड़ गया, क्योंकि आर स्क्वायर के कंपैरिजन में एल स्क्वायर तो बहुत छोटा है। आर होगा 10 तो एल होगा 0.0000001। ओहो, स्क्वायर करके माइनस करोगे तो वो उड़ जाएगा। तो ये क्या बचा, के क्यू 4 RL अपॉन आर की पावर 4। एक आर ने आर को मार दिया, के क्यू एल बाई 4 KQL/R³। अच्छा, अब ध्यान दो जो कह रहा हूं, इस 4 KQL में से 2QL तो P है। हमें P की टर्म्स में आंसर लाना होता है, किसी टर्म्स में, P की टर्म्स में। तो देख क्या आंसर आया, 2KP/R³। अरे हाँ सर, 2 kp/R³ is the formula of electric field on the axis of a dipole, is the formula of electric field on the axis of a dipole. Yes sir, got your point sir, बात समझ आई सर, अच्छा भी लगा सर, बहुत बढ़िया सर। सो द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज 2 kp/R³। अच्छा, एक बात ध्यान से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, हाँ सर। ये जो आया ये क्या आया, मैग्नीट्यूड। अरे हाँ, क्या इसकी डायरेक्शन इधर ही है? अरे हाँ, क्या इसकी डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस है? अरे हाँ, बिल्कुल। क्या इसकी डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस में राइट भी हो सकती है, लेफ्ट भी हो सकती है? हाँ सर। मुझे एक बात बहुत ध्यान से देखो, तुम्हें एक बात समझ में आएगी कि अगर सोचो ये डाइपोल है, ये -Q और ये +Q। अब ध्यान सुनना जो कह रहा हूं, अगर मैं यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं तो देखो इधर आएगी। अच्छा, मैं यहां देखूं तो, यहां पे r दूरी पे देखूं तो इधर आएगी, यहां पे r दूरी पे देखूं तो, सब लोग बताओ, मैग्नीट्यूड तो इतना ही आएगा। क्या अब -Q डोमिनेट कर जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में? तब भी देख इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही आएगी। अरे हाँ सर, तो सोच यहां पे होगी 2 kp/R³, यहां पे भी होगी 2 kp/R³। कि डायरेक्शन चाहे राइट में लो चाहे लेफ्ट में लो इधर ही आएगा। डाइपोल को ऐसे की बजाय पलट देते तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी पलट जाती। ध्यान दो कि अलोंग द एक्सिस एंड डायरेक्शन इज सेम एज, कंफ्यूज मत होना, सेम एज P वेक्टर। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वो ही है जिधर डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है? अरे हाँ सर, तो तुम ध्यान से, तो मैग्नीट्यूड 2 kp/R³ एंड डायरेक्शन इज P वेक्टर, वो डायरेक्शन जो डाइपोल की है। तो सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को कैसे नहीं लिखना चाहिए, 2 kp वेक्टर, 2 kp/R³ मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन किसके अलोंग, P के अलोंग, तो P कैप। अरे हाँ, और P इंटू, ध्यान से देखो, क्या P कैप कैसे लिखा जाता है, P वेक्टर बाई मॉड ऑफ P वेक्टर। अरे हाँ, यानी कि मॉड ऑफ P, अबे तुम्हें समझ में आता है ना क्या चीज, डाइपोल की डायरेक्शन कैसे लिखते हैं, किसी भी चीज डायरेक्शन कैसे लिखते हैं, उसका वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। अरे हाँ, तो सोचो, और डायरेक्शन के लिए अपन ऐसा लिख देते हैं, ठीक सही बात। तो अपने P इंटू पी कैप क्या हो गया, P वेक्टर। तो रियल फॉर्मूला आया 2 kp वेक्टर/R³, 2 kp वेक्टर/R³। ये डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों देता है। ये फॉर्मूला बताता है कि डायरेक्शन इज अलोंग द डाइपोल मूवमेंट ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल। सो एक्सीएल पे क्या है भाई, +Q की वजह से KQ R-L, ये डिस्टेंस डिस्टेंस कितना है, R-L, और ये कितना हो गया, R+L। क्लियर ना? सो KQ
आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस के क्यू आर प्लस एल का होल स्क्वायर। क्लियर ना गाइस? तो ये आ गया। तो एक्सएल कितनी होगी 4 k क्यू एल बाय आर क्यू। ठीक है, सॉल्व करके, क्योंकि आर एल से बहुत बड़ा है ना, तो हम ये चीज नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो नीचे आएगा आर टू पावर 4 बाय आर, तो हो जाएगा 4 k क्यू एल बाय आर क्यूब, तो हो जाएगा 2 k क्यू बाय आर क्यूब। क्लियर ना? गाइस क्लियर है? इसमें किसी को डाउट? ये था एक्सिस पे। कहाँ पे था ये? एक्सिस पे। ठीक है, देखो यहाँ पे आर क्यूब आ रहा है, नॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड में आर स्क्वायर आता है। ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है? आर क्यूब। वेक्टर में इसकी जरूरत नहीं है, और ऑल्दो ये वेक्टर में ही है, क्योंकि पी ऊपर वेक्टर ही है। पी ऊपर क्या है? वेक्टर ही है। दिस इज अ वेक्टर फॉर्म ओनली। जो डायरेक्शन डायपोल मूवमेंट की है वो ये है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल मूवमेंट एट इक्वेटोरियल पोजीशन क्या होती है गाइस? तो यहाँ पे हो गया आर। ठीक है, तो नेगेटिव वाला इसे अपनी तरफ खींच रहा है, पॉजिटिव वाला इसे अपने से दूर भगा रहा है। क्लियर ना गाइस? तो नेट कहाँ आएगा? देखो ना, एक ये ऐसे, अरे ये क्या हो गया, एक ये यहाँ हो गया और एक ये यहाँ हो गया। ठीक है, तो ये इक्वेटोरियल हो गया, ये क्या हो गया? ई इक्वल नेट हो गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 2e cos थीटा। ई की वैल्यू ये रही, कॉस थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं? एल बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्लियर गाइस? तो ये हो जाएगा 2 k क्यू एल बाय आर क्यूब। ठीक है, और 2 क्यू एल को कैसे लिख सकते हैं? पी। 2 क्यू एल को कैसे लिख सकते हैं बच्चों? पी। तो इट इज के पी बाय आर क्यूब। क्लियर ना गाइस? बताओ इसमें किसी को डाउट हो तो। ये इक्विटोरियल था, ये क्या था? इक्विटोरियल। ये भी वेक्टर फॉर्म में है। कैसे देखो, पी की डायरेक्शन क्या होती है? माइनस पी टू प्लस क्यू, और ये होती है यहाँ पे, है ना, माइनस के पी बाय आर क्यूब। क्लियर ना गाइस? माइनस कैसे? डायरेक्शन देखो ना बच्चे, यहाँ पे मैग्नीट्यूड था, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, पी की डायरेक्शन इस तरफ है, तो पी की डायरेक्शन में जब आप माइनस को मल्टीप्लाई कर दोगे तो जब भी तो आएगी माइनस पी इधर। हाँ या ना? माइनस के पी बाय आर क्यूब। क्लियर हो अमित पटेल? चलो अब इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड एट जनरल। अमित पटेल बच्चे क्लियर नहीं हुआ आपको? देखो, हमने मैग्नीट्यूड निकाल दिया, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? के पी बाय आर क्यूब, है ना। अब वेक्टर फॉर्म में लिखना है, पी की डायरेक्शन क्या होती है? ये, तो माइनस पी की डायरेक्शन क्या हो गई? ये माइनस पी की हो गई। तो आप देखो माइनस पी और के पी आर क्यूब की डायरेक्शन सेम है, तो इसको माइनस पी वेक्टर लिख दो यहाँ पे। नहीं समझे? क्लियर हुआ गाइस? अबे आई विल नॉट बी एबल टू प्ले द वीडियो अगेन। No, no, you have to watch the recording because it's a 7.5 minute video. We will not be able to play it again. क्लियर हुआ? यस अमित पटेल, इज इट क्लियर बच्चे? ओके, चलो अब देखते हैं जनरल पॉइंट पे गाइस, ये इंपॉर्टेंट है। या हो जनरल पोजीशन कोई भी आर दूरी पर, इसे अगर अपन प्योर मैथमेटिक्स से करेंगे ना थोड़ी तकलीफ आएगी।
उस पर अपन नहीं जा रहे, अपन बढ़िया तोड़ के करेंगे। कैसे, समझें, ध्यान समझना अच्छे से, मैं पूरा समझाता हूं। देखो मैं पूरा समझाता हूं अलग से, देखो इधर एकदम देखो। मान लो ये अपना पी वेक्टर है, ठीक, बिल्कुल सर। इस जनरल जगह पे तुमको आर दूरी पे थीटा एंगल पे तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक सर, समझ आ रहा है, निकालनी है साहब। अब वो तो हम जानते हैं कि P बराबर, P का मैग्नीट्यूड बराबर 2QL, वो कहानी जो नीचे है वो तो चल रही है। तो ये भी हम जानते हैं कि R बहुत बड़ा है L से, ये भी चल रही है, वो सब ऐसे ही। सोचो क्या मैं इस डाइपोल के दो टुकड़े कर सकता हूं? कर सकता हूं, क्योंकि डाइपोल तो वेक्टर समझ, मैं मान लूं कि इस डाइपोल की बजाय मेरे पास दो डाइपोल होते। कैसे दो? देखो ऐसे, एक वाइट ऐसे, ये इसको अपन मानते P cos थीटा, अरे हां, और एक लेते ऐसे, ग्रीन ले लो, इसके परपेंडिकुलर ये P sin थीटा। क्या इस P cos थीटा और P sin थीटा का नेट P होता जो हमें दे रखा है? तो मैंने इस P को दो हिस्सों में तोड़ लिया, P cos थीटा और P sin थीटा। अरे हां सर, तो मैंने P मानने के बजाय दो डाइपोल मान लिए, क्या बुराई है? हाँ, क्योंकि P cos थीटा और P sin थीटा अगर ऐसे दो होते अपने, तो भाई उन दोनों की वजह से भी ये P बन जाता। हाँ, तो मैंने P को दो हिस्सों में तोड़ लिया, P cos थीटा और P sin थीटा। अरे हाँ, अब तुम ध्यान से देखो, अगर तुम्हें इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है पॉइंट ए पर, तो तुम एक बात नोट करो, क्या P cos थीटा के लिए ये ए पॉइंट, क्या ये ए पॉइंट, ध्यान से देखो, क्या ये ए पॉइंट एक्सेस वाला पॉइंट है? हाँ, P cos थीटा के लिए तो ये वाला पॉइंट एक्सेस वाला पॉइंट है, और एक्सेस वाले पॉइंट पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द P वेक्टर। अरे हां, E पैरेलल क्यों बोल रहा हूं? पैरेलल टू R है। E पैरेलल क्या लिखा जाएगा? 2kp cos थीटा बाई आर क्यूब। अब P की जगह क्या P cos थीटा हो गया है? अरे हां सर, 2kp cos थीटा बाई आर क्यूब, यस सर। अब ध्यान दे, P sin थीटा के लिए A वाला पॉइंट क्या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है? P sin थीटा के लिए A वाला पॉइंट क्या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला पॉइंट है? इक्वेटोरियल पॉइंट जिसको अपन कह रहे थे। हाँ, क्या उसका मैग्नीट्यूड KP बाई आर क्यूब होता है? पर P तो P sin थीटा है और वो अपोजिट टू P होता है, यानी कि ऐसे, यानी कि ऐसे। अरे कितना, अरे कितना सर, KP sin थीटा बाई आर क्यूब, KP sin थीटा बाई आर क्यूब, KP बाई आर क्यूब, P तो P sin थीटा हो गया। अरे हाँ, इसे आप चाहो तो R के परपेंडिकुलर E परपेंडिकुलर बोल दो। क्या इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ ऐसा आएगा, E नेट? क्या ये E नेट की वैल्यू अंडर रूट ऑफ, कंफ्यूज मत होना, क्या ये E नेट की वैल्यू 2kp cos थीटा बाय आर क्यूब का होल स्क्वायर प्लस KP sin थीटा बाई आर क्यूब का होल स्क्वायर? 2kp cos थीटा का बाई आर क्यूब का होल स्क्वायर प्लस KP sin थीटा बाई आर क्यूब का होल स्क्वायर। बोलो यस और नो? परफेक्ट सर, बढ़िया सर, शानदार सर। अब क्या करें? करते चलो, बढ़ते चलो। देखो रे भाई, KP बाई आर क्यूब तो कॉमन आ जाएगा। हाँ सर, अंडर रूट ऑफ 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, एक cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या बन गया सर? 1
एक कॉस स्क्वायर थीटा एक साइन स्क्वायर थीटा क्या बन गया सर 1। तो देखो क्या बचा के पी बाई आर क्यूब अंडर रूट 1+3 कॉस स्क्वायर थीटा। अरे हाँ सर, इनेट का फॉर्मूला तो केपी बाई आर क्यूब अंडर रूट 1+3 कॉस स्क्वायर थीटा आया। अगर किसी भी थीटा क्या है डाइपोल की तरफ से उस जनरल पॉइंट के आर का एंगल। अरे हाँ सर, बात सो पी क्या हो गया 2QL और ई एक्सियल क्या हो गया बच्चों 2 KP cos थीटा बाय आर क्यूब और ई इक्वेटोरियल क्या हो गया KP sin थीटा बाय आर क्यूब। क्लियर ना। तो ई नेट कितना आया KP बाय आर क्यूब 1+3 cos स्क्वायर थीटा। क्लियर ना गाइस। एक्सियल ये रहा इक्वेटोरियल ये रहा तो ये बीच में क्या आएगा ई नेट। बीच में क्या आएगा ई नेट। क्लियर ना गाइस। ई पैरेलल का फॉर्मूला कैसे आया ई एक्सियल ये वाला ना इक्वेटोरियल ये हो गया ना भाई। यहाँ पे पी था पी के लिए ये क्या हो गया पी साइन थीटा। अगर ये पी साइन थीटा ऐसे है तो इक्वेटोरियल ऐसे होगा ना। अभी ड्राइव करा था ना थोड़ी देर पहले ये वाला ये ड्राइव करा था ना ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन माइनस केपी बाय आर क्यूब। कैसे ड्राइव करा था माइनस केपी बाय आर क्यूब। क्लियर ना। तो यही आ गया के पी की जगह हो गया पी साइन थीटा बाय आर क्यूब। माइनस की जगह हमने साइन रिवर्स कर दिया ये इधर। समझे नहीं समझे। चलो आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूले पहले निकाले ना वो दोनों आ जाएंगे। अगर आपको ऐसे लेना हो टक 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 इस जगह तो देख थीटा क्या है 0 कॉस 0 1 1+3 4 देख 2 KP/r³। दूसरा केस देख ये वाला जो आपने पढ़ा यहां पे। इसलिए थीटा कितना 90 तो KP/r³। अरे हाँ सर, इस फॉर्मूले से तो पिछले दोनों फॉर्मूले भी निकल आते हैं, इसलिए ये याद रख लो डायग्राम के साथ। हाँ ऐसे याद करो, मैं तो कह रहा हूं तुमको। देखो ऐसे डायग्राम के साथ ये पी, हाँ ये आर, हाँ ये थीटा, ओ हो, और ये ई नेट। हाँ सर, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है सर। तो आपको दोनों भी निकल आएंगे जो आपने पहले पढ़ा था। KP/r³ अंडर रूट 1+3 कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें कोई ये मैग्नीट्यूड है भाई। डायरेक्शन देखो ध्यान से, अगर आप ध्यान से समझो तो देखो ऐसे आ रहा है ना, ये आपका ई पैरेलल, ये आपका ई परपेंडिकुलर, ऐसा समझो ये ई नेट। तो ये एंगल अल्फा मान लो। तो देखो टेन अल्फा कितना हुआ ई पैरेलल बाई ई परपेंडिकुलर, सॉरी ई परपेंडिकुलर बाई ई पैरेलल। ई परपेंडिकुलर कितना के पी साइन थीटा बाई r³ अपॉन 2 KP कॉस थीटा बाई r³। पी ने के पी r³ मर गया। कितना आया देखो टेन थीटा बाई 2। अरे हाँ, ये अल्फा कहां से एंगल है ई पैरेलल से। हालांकि डायरेक्शन की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, पर अगर कभी पूछ ले तो हमें वेक्टोरली उसको रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। मैग्नीट्यूड पे ज्यादा फोकस करें। KP/r³ अंडर रूट। तो गाइस हमने यहाँ से क्या देखा इक्वेटोरियल होता है KP sin थीटा बाय
आर क्यूब और एक्सएल क्या होता है 2 kp cos थीटा बाय आर क्यूब। तो tan फाई क्या हो जाएगी tan थीटा बाय 2। tan फाई नथिंग बट बच्चों tan थीटा बाय 2। क्लियर ना गाइस? ये डायरेक्शन है। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। दिस इज एंगल फाई। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। मैं आशा करता हूँ आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। अगर आज के सेशन में कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। व्हाट आई वी tan फाई, ये है ना बच्चों? tan फाई डायरेक्शन बता रहा है। देखो जैसे ये है यहाँ पे, ये ई नेट की डायरेक्शन क्या है? वो एक्सियल से फाई एंगल बना रही है। ठीक है, तो फाई एंगल क्या होगा अब ये बताना है। तो ये ई एक्सियल और ये क्या हो गया ई इक्वेटोरियल, है ना? तो इक्वेटोरियल बाय ई एक्सियल, ये हो गया tan फाई। ये क्या हो गया tan फाई। क्लियर ना गाइस? यस अमित पटेल। क्लियर नहीं हुआ? मतलब फाई एंगल पूछ रहा है ना। मतलब आपने ई नेट का मैग्नीट्यूड तो बता दिया था पिछली क्लास में, पिछले। अब उसकी डायरेक्शन भी तो बतानी पड़ेगी। यहाँ तो आपने मैग्नीट्यूड बता दिया, ई नेट का मैग्नीट्यूड ये है। अब डायरेक्शन भी तो बताओ। डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे ये फाई एंगल बताएंगे, क्योंकि एक्सेल की डायरेक्शन हमें पता है। तो एक्सेल से फाई एंगल है, तो ये ट्राइंगल कुछ ऐसे बन रहा है। ये एंगल हो गया फाई, ये हो गया ई इक्वेटोरियल और ये क्या हो गया ई एक्सियल। तो tan फाई किसके बराबर आएगा? ई इक्वेटोरियल बाय ई एक्सियल। क्लियर ना गाइस? बस अब क्लियर हुआ बच्चे? अमित पटेल, इन दोनों को डिवाइड कर दो इक्वेटोरियल बाय दिस। अभी क्लियर नहीं हुआ? भैया आप कैसे क्लियर? माइक माइक ऑन करो अपना, माइक से इंटरेक्ट करो मेरे साथ। भाई इक्वेटोरियल क्या है? इन दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या होगा? केपी गया, आर क्यूब गया। तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या हो जाएगा? tan थीटा बाय 2। साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या हो जाएगा? tan थीटा बाय 2। अब बताओ अमित पटेल कहाँ क्लियर नहीं हुआ? बच्चों थोड़ा मैं खुल के बताओगे तो मैं अच्छी तरह से बता पाऊंगा ना। सर ये ई नेट है ना, तो ई नेट को जोड़ेंगे ना नहीं, ई नेट को क्यों जोड़ेंगे? ये सर? फिर इन ट्राइंगल है। ये यहाँ पे वेक्टर को तो डिस्प्लेस कर सकते हो ना उससे पैरेलल। तो ये ट्राइंगल ऐसे बनेगा। यहाँ पे आएगा ई नेट, यहाँ पे क्या आएगा ई इक्वेटोरियल और यहाँ पे क्या आएगा ई एक्सियल। यहाँ पे क्या आएगा